Assalamu alaikum students, hope you all are fine. उम्मीद करती हूँ आपने लास्ट लेक्चर सुन लिया होगा। तो लास्ट टाइम लेक्चर जो हमारा था वो यूनिट नंबर 6 का लास्ट टॉपिक था। यूनिट नंबर 6 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मतलब 4 यूनिट्स जो हमारे बायोस्टैट्स के थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अलावा जो हमारे रिसर्च के क्वेश्चन हमारे यूनिट थे वो भी हम ऑलरेडी 2 कर चुके हैं। तीसरा हमारा स्टार्ट है, उसके अलावा फोर्थ हमारा लास्ट है। काइंडली आप क्लास ज्वाइन करें ताकि फिर हम इंशाल्लाह इसको फर्दर रिवीजन भी करेंगे, क्विज़ वगैरह भी स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज ऐसे आपकी तैयारी नामुमकिन है। ठीक है, आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 7। हमारा रिसर्च के टॉपिक ही है ये भी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 7, जिसका नेम हमारे पास है डिस्कस रिसर्च मेथडोलॉजीज इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडी डिजाइन। ठीक है, रिसर्च मेथडोलॉजीज के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि हमारे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडी डिजाइन के हवाले से कौन कौन सी रिसर्च मेथडोलॉजीज हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और उन पे हम वर्क काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे वो हमारे पास है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी है क्या। ठीक है, इट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड इवेल्युएटिंग रिसर्च स्टडीज। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूटिंग करते हैं। एग्जीक्यूटिंग विच मीन उस पर हम काम कर रहे होते हैं, एंड इवेल्युएटिंग रिसर्च स्टडीज, और अपने रिसर्च स्टडीज को टॉपिक को लेकर उसको इवेल्युएट कर रहे होते हैं अपने रिजल्ट्स को। ठीक है, तो ये सारा काम किसका होता है? रिसर्च मेथोडोलॉजी का होता है। इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? सबसे पहले जो इन्वॉल्व होती है इसके अंदर वो है डिफाइनिंग रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी होता है कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बाद ही हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं। जब तक आपको टॉपिक क्लियर ना हो चैप्टर का, उसके बारे में आप नहीं पढ़ सकते हैं ना। जैसे आज हमारा टॉपिक यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी का है। ठीक है, तो जब तक मुझे इस चीज के बारे में समझ नहीं आएगी मैं आगे इस पे काम नहीं कर सकूंगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले टॉपिक क्लियर होना जरूरी है। जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा हम अपना जो क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे हम रिसर्च कर रहे हैं, वो हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सबसे पहले जो इन्वॉल्व होता है वो है डिफाइनिंग रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स। हमें अपने रिसर्च क्वेश्चन और उसके ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से डिफाइन करने चाहिए। डिफाइन करने आते हो, लिखने आते हो, बताने आते हो। ठीक है, कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो अच्छे तरीके से वेल डिफाइन हो। सेकंड हमारे पास है चूजिंग रिसर्च डिजाइन एंड मेथड्स। फिर आप चूज करते हैं कि आपने कौन कौन सा रिसर्च डिजाइन बनाना है। अभी लास्ट जो हमने अपना यूनिट नंबर खत्म किया है 6, उसके अंदर हमने रिसर्च डिजाइन के बारे में पढ़ते आते हैं ना कि हम रिसर्च डिजाइन किस तरह बनाते हैं, किस तरह चूज करते हैं। पीछे भी हम सारा अभी पढ़ कर आ रहे हैं। ठीक है, तो चूजिंग रिसर्च डिजाइन हमने चूज करना होता है कि विच रिसर्च डिजाइन डेट वी चूज फॉर आवर रिसर्च एंड मेथड्स, और कौन कौन से मेथड्स को हमने यूज करना है अपने रिसर्च के लिए, हम वो इसके अंदर चूज करते हैं। थर्ड हमारे पास है कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। डाटा को किस तरह से कलेक्ट करना है। आप जाहिर बात है रिसर्च का जो आपका टॉपिक है, अगर आपका टॉपिक इस तरह से है कि आपने मेडिसिन पे रिसर्च करनी है, तो जाहिर बात है आप डिफरेंट क्लिनिक्स वगैरह पर जाएंगे, डिफरेंट मेडिकल स्टोर्स वगैरह पर जाएंगे, कंपनीज वगैरह पर जाएंगे जहाँ मेडिसिन वगैरह बनती हैं, वहीं से आप डाटा कलेक्ट करेंगे ना। तो वो जो है वो तभी क्लियर होगा जब आपको अपना टॉपिक पता होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी डिजीज के बारे में रिसर्च करना चाह रही हूँ, फॉर एग्जांपल कैंसर का ही मैं ले लेती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैं रिसर्च कर रही हूँ। मेरा एक टॉपिक आ चुका है कि मैंने उस रिसर्च करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, डिफरेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में जाऊँगी। ठीक है, बाकायदा सेमिनार्स वगैरह करूँगी ताकि मुझे लोगों को आगाह करना है, लोगों से उनकी राय लेनी है। ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह की तरफ अपना रुजू करूँगी। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इन चीजों से आप डाटा अपना कलेक्ट कर सकते हैं और उन डाटा को आप एनालाइज कर सकते हैं। तभी कर सकते हैं जब तक आप ऊपर वाले अपनी इन दो स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, आपको अपना रिसर्च क्वेश्चन पता है, आपने अपना रिसर्च डिजाइन और मेथड चूज कर लिए हैं कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, सर्वे करेंगे या आप हेल्थ असेसमेंट के काम लेंगे या आप खुद जाके वहाँ पे टॉक टू टॉक कन्वे करेंगे, फिर आप रिजल्ट लेंगे। कौन सा मेथड आप चूज करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी होती है। और जब आप इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं तभी अपने थर्ड स्टेप की तरफ आप रुजू करते हैं कि आपने डाटा को कैसे कलेक्ट करना है और उसको किस तरह से एनालाइज करना है।
फोर्थ हमारे पास क्या होता है, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट। अब सारा काम आप कर चुके हैं, आपने अपना रिसर्च टॉपिक को भी डिफाइन कर दिया है, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी देख लिए हैं, आपने अपना रिसर्च डिज़ाइन तैयार कर चुके हैं, मेथड्स भी आपने देख लिए हैं कि कौन से यूज़ करने हैं, अपने डाटा को आपने कलेक्ट कर लिया और उस पर एनालाइजिंग भी कर ली है। अब लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स का, कि आपने अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना होता है, उनका कंक्लूजन बताना होता है कि आपने रिसर्च बना ली, आपको पता चल गया कि इस मेडिसिन की ये एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं, इसका आप किस हद तक यूज़ कर सकते हैं, आपको सारी मालूमात आप तक आ चुकी हैं। ठीक है, वो आपने डिफरेंट सर्वेज किए हैं, आपने सेमिनार कंडक्ट किए हैं, आपको आपकी चॉइस ही, आपने जो कुछ किया, आपके पास डाटा आ चुके हैं एनालाइज होकर। अब उस एनालाइज डाटा से आपने अपनी इंटरप्रिटेशन और अपना कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि जो मैंने ये चीज़ रिसर्च की है, जो मैंने अपना डाटा कलेक्ट किया है, इससे मुझे ये बातें पता चली हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना क्या करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स आप ये डिफाइन भी कर सकते हैं जो मैंने ऊपर यहाँ पे लिखी है, और नीचे वाला जो यहाँ पे एक और डिफाइन मेंशन है, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, in simple word, research methodology is the roadmap or approach used to conduct research। ठीक है, ये एक रोड मैप है और आपके लिए एक अप्रोच है कि आप इस अप्रोच को फुलफिल करें और इससे क्या यूज कर सकें, यूज टू कंडक्ट रिसर्च, और अपने रिसर्च कंडक्ट कर सकें। ठीक है, इंश्योरिंग, ये इंश्योर करने के लिए कि वो जो आपने रिसर्च टॉपिक अपना डिसाइड किया है, इट्स वैलिड, कि क्या वो वैलिड है, रिलायबल है, रिलायबल विथ सूटेबल, मतलब आपका टॉपिक और आपका जो वर्क कर रहे हैं वो सूटेबल है, एंड एक्यूरेट, जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं या ले रहे हैं, या किसी से आप क्वेश्चनर के थ्रू ले रहे हैं या आप सर्वे करके ले रहे हैं, वो जो डाटा आप ले रहे हैं वो क्या है, एक्यूरेट है। इस चीज़ को चेक करने के लिए भी हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ करना ज़रूरी भी है। जब तक हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, ना हमारा रिसर्च पेपर अच्छा बनेगा, ना हम कोई अच्छा सर्वे कर सकते हैं, ना ही हम अच्छा सा कोई क्वेश्चनियर करके अपने डाटा को कलेक्ट और एनालाइज कर सकते हैं। तो इसका होना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी एक और भी यहाँ पे डिफाइन लिख चुकी हूँ मैं, डिफाइन रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी डिस्क्राइब्स द टेक्निक्स एंड प्रोसीजर, बात सब में सेम की हुई है, लेकिन सिर्फ एक कंसेप्चुअल बेस पे वो हमने बात की है। ये थोड़ा सा मॉडरेट के लिए है, या ब्रिलियंट आप इसको डिफाइन कह सकते हैं, वो उसके लिए भी कह सकते हैं। आपको जो इजी लगे आप वही याद कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास आना है एक शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स की डिफाइन आनी है, आपने उसी के रेलिवेंट तैयार करना है ताकि आप उसको इजीली याद भी कर सकें, आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट भी बैठ जाए और आप उसको इजीली वहां पर पेपर में लिख भी सकें। आपने उसके अकॉर्डिंग तैयार करना है, ये नहीं करना कि ये ब्रॉड माइंडेड है, ये ब्रिलियंट डिफाइन है, इसको ही करना है। आप इजीली जो कर सकते हैं वो करें। Describe the techniques and procedure used to identify and analyze information regarding to specific research topic. It is a process, ये एक process ऐसा है by which researchers design their study। वही बात है कि रिसर्चर जो है वो अपना स्टडी को किस तरह डिज़ाइन करना है, so that they may can achieve, जिससे वो क्या अचीव करते हैं, their objective, अपने रिजल्ट्स, अपने आउटकम्स को अचीव करते हैं, यूजिंग द सिलेक्टेड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, जो उन्होंने रिसर्च इंस्ट्रूमेंट चूज किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, उनका यूज करते हुए वो अचीव करते हैं अपने रिजल्ट्स या आउटकम्स। तो सारी बात वही थी जो मैं पीछे कर चुकी हूँ, बस एक ब्रॉड माइंडेड हैंड राइटिंग्स है, मतलब एक डिस्क्राइब करके लिखा हुआ एक चीज़ को, तो इससे आपने नर्वस नहीं होना है। ठीक है, आपको जो इजी लगे, मैं दोबारा बता रही हूँ, पीछे भी 2 लिखी हुई हैं, एक ये डेफिनेशन है, 3 डिफाइन हो चुकी हैं, जो आप इजीली कर सकते हैं आप इजीली कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है मेथोडोलॉजिकल कंसिडरेशन। इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास था रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में जानना कि वो क्या है, उसको हम क्यों यूज करते हैं। अब इसका सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, मेथोडोलॉजिकल कंसिडरेशन इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोचेस। ठीक है, कि हम मेथोडोलॉजी कंसिडरेशन जो यूज करते हैं, वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव उसकी अप्रोचेस कौन कौन सी हैं। अप्रोच का मतलब पता ना कि अप्रोच, उसकी क्या क्या अप्रोचेज हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, किस लिए आप उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में फर्क क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है ना, क्वांटिटेटिव, उसका मतलब होता है कि किसी चीज की क्वांटिटी को देखना जिसको आप इजीली मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमें पास वाटर है, मिल्क है, मैं उसको इजीली उसकी क्वांटिटी बता सकती हूँ कि ये 1 किलो दूध है या 2 किलो है
या 3 किलो है, उसकी क्वांटिटी मैं बता सकती हूँ, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव। वैसे तो ये मैं आपको एक्सप्लेन के साथ, ये लास्ट जो हमने अपना यूनिट डिस्कस किया था उसके अंदर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का एक मैं आपको एक ब्रॉड माइंडेड लेक्चर दे चुकी हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी है, लेकिन फिर भी एक चीज़ें पढ़ी होने में या याद करने में फ़र्क होता है, क्योंकि आपने अभी तक याद तो नहीं किया होगा, सिर्फ आपने लेक्चर सुने हैं जो कि मैं आपको डिलीवर करती हूँ, आप उसको सुनते हैं और मुझे तो रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं, तो उसके लिए सिर्फ आपने पढ़ा ही होगा। तो इसे दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वांटिटेटिव का मैं आपको बता चुकी हूँ, और क्वालिटेटिव हमारे पास क्या होता है जिसको हम मैयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इजीली मैयर नहीं कर सकते हैं, वो क्या होता है, क्वालिटेटिव डाटा होता है हमारे पास। अब क्वांटिटेटिव अप्रोचेस पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी ऑब्जेक्टिविटी की, कि क्वांटिटेटिव रिसर्च एम फॉर ऑब्जेक्टिविटी का, इसका एम, सबसे पहला एम क्या होता है, अप्रोच क्या होती है, वो होती है ऑब्जेक्टिविटी की होती है, यूजिंग न्यूमेरिकल डाटा, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल डाटा बेसिकली यूज करते हैं, एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज करते हैं ऑब्जेक्टिविटी के अंदर, ठीक है ना। न्यूमेरिकल डाटा हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में होता है कि 34 45 56, ये नंबर्स की फॉर्म में, क्योंकि हम इसलिए इसको मेजर कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो हम क्या लेते हैं, न्यूमेरिकल डाटा लेते हैं। सेकंड हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड मेथड्स, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड मेथड्स के अंदर हम क्या देखते हैं, सर्वेज को देखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से मेथड्स हमने यूज करने होते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच के लिए। सबसे पहले हमारे पास है सर्वेज है, एक्सपेरिमेंट्स है, एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज है, ठीक है। वगैरह वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मेथड्स हमारे पास रिसर्च के लिए बहुत सारे होते हैं, बात सारी रिसर्च की जा रही है, चाहे वो आप क्वालिटेटिव डाटा की बात करें या क्वालिटेटिव डाटा की बात करें। जब मेथड्स की बात की जाएगी तो ये 3 मेथड ज़्यादा यूज होते हैं। एक सर्वेस का, कि आप सर्वे कर लें तो आपके पास आपको पता चल जाएगा। सेकंड हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, कि आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपका अंदाज़ा लगा लेते हैं। एंड थर्ड हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, की आप बराह रास्त जाकर इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो वो इंटरव्यू कंडक्ट करना, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्ड मेथड्स होते हैं, आर कॉमन मेथड्स। थर्ड हमारे पास है लार्ज सैंपल साइजेस। क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑफन इन्वॉल्व्स लार्ज सैंपल साइजेस टू इंश्योर वैलिडिटी। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम इन्वॉल्व जो करते हैं वो लार्ज सैंपल साइज लेते हैं, टू इंश्योर, ताकि उसकी वैलिडिटी को अच्छे तरीके से हम क्या कर सकें, चेक कर सकें। फोर्थ वन हमारे पास है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। डाटा इज एनालाइज्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप। अब उसके अंदर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्यों कर रहे होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर या अप्रोच के अंदर, वो इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि डाटा को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें अपनी डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाकर। अब वो टेक्निक्स हमारे पास बहुत सारी होती हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, उसके अलावा कोरिलेशन, रिग्रेशन, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हमारे पास हैं। वो हम इसलिए लगा रहे होते हैं ताकि अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकें, और उनके दरमियान जितने भी रिलेशनशिप्स आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें और उन पर काम कर सकें, ठीक है। इसलिए हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का, क्योंकि आप देखिए अगर आप एक मेथड स्टैटिस्टिकल का लगा रहे हैं, एक टेक्निक लगा रहे हैं, उसके रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे, ठीक है। अगर आप सेकंड कोई और लगा रहे हैं, कोई और टेक्निक लगा रहे हैं, तो उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो इस तरह रिजल्ट्स का डिफरेंस आना। जी बिल्कुल, दोनों में यूज़ होंगे। मैंने आपको देखा नहीं है, सॉरी, आप काइंडली, मैंने ऐसे रिकॉर्ड करी थी कि मुझे ऐसे ही होता है कि डेली कोई आता नहीं है, इसलिए मैं रिकॉर्ड ही कर रही थी, मैंने आपको देखा नहीं है। बाकी आप वॉइस कर सकती हैं मुझे, मैसेज मैं कम ही देखती हूँ। तो अभी मैंने आपका मैसेज देखे, आप मेथड्स का पूछ रही हैं कि तीनों मेथड्स हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल ऐसी है, रिसर्च के अंदर ये सारे मेथड यूज़ होते हैं, ठीक है। आप रिसर्च करें। ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो सर्वे और एक्सपेरिमेंट और स्ट्रक्चरल इंटरव्यू है, ये जो मेथड है, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों में यूज होते हैं? जी दोनों में यूज होते हैं। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी ओके। क्वालिटेटिव के बारे में, फिर आपको उसमें भी पता चल जाएगा। वैसे मैं आपको रिसर्च की बात कर रही थी, कि रिसर्च जब हम कंडक्ट कर रहे होते हैं ना, आप जैसे एमफिल वगैरह लेवल में देखिए, आपका एक रिसर्च का टॉपिक होता है, आपने रिसर्च बनानी होती है, उसके अंदर आप ये तीनों मेथड यूज कर रहे होते हैं, आप बाकायदा सर्वेस कर रहे होते हैं, उसके लिए आप इतने सर्वे पेपर बनाते हैं, रिसर्च पेपर बनाते हैं, उसके जरिए आपको पता चलता है। फिर डिफरेंट आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी आपको पता लगता है, आपका रिसर्च का टॉपिक आपका क्या था, उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं।
उसके अलावा इंटरव्यूज, ठीक है, इंटरव्यूज आप कंडक्ट करते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको डिजीज का कहा था, ठीक है, आप डिफरेंट कंप्यूटर लैब्स में जाते हैं या आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं, वहां पे जो खड़े होते हैं डॉक्टर्स, उनसे आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं, उनसे बातचीत कर रहे होते हैं कि आप बताएं जो मेडिसिन आप इतने अरसे से बेच रहे हैं, अब सेल कर रहे हैं, तो आगे बाद जितने भी पेशेंट्स आते हैं तो उनका पॉजिटिव रिव्यू क्या होता है या नेगेटिव रिव्यू होता है, इस तरह के आप पूछ रहे होते हैं उनसे। तो ये मेथड रिसर्च के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटेटिव अप्रोच। अब क्वालिटेटिव अप्रोच क्या होती है हमारे पास, उसमें हमने बात की थी ऑब्जेक्टिविटी की, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव के अंदर। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं सब्जेक्टिविटी की। क्वालिटेटिव रिसर्च एक्नॉलेजेस एंड एक्सप्लोर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड मीनिंग्स, ठीक है। इसके अंदर हम काम क्या करते हैं, एक्सप्लोरेशन का कर रहे होते हैं, एक्नॉलेजमेंट का होता है कि आपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस देख रहे होते हैं। सेकंड हमारे पास है फ्लेक्सिबल मेथड्स। इसके अंदर भी देखिए वही बात आ चुकी है, इंटरव्यूज की बात आ चुकी है। मेथड्स की अगर हम बात कर रहे थे, इंटरव्यूज है, फोकस ग्रुप्स है एंड ऑब्जर्वेशंस आर कॉमन मेथड्स, ठीक है। इंटरव्यूज के थ्रू आप पता कर सकते हैं, ठीक है, फोकस इस ग्रुप के थ्रू एंड ऑब्जर्वेशन, जो जो आपको ऑब्जर्वेशन है, जो जो डाटा प्रोवाइड किया गया, आप खुद से एस्टिमेट लगाते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं, उसके स्टैंडर्ड चेक करते हैं, उसके बाद आप करते हैं मेथड, ये भी यूज करते हैं। थर्ड हमारे पास उसमें क्या था, लार्ज सैंपल साइज था। इसके अंदर क्या है, स्मॉल सैंपल साइज, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च ऑफन इन्वॉल्व स्मॉल, ठीक है, पर्पसफुल सैंपल। आप उतना ही सैंपल लेते हैं जो कि पर्पसफुल हो, स्मॉलर हो, ताकि आप इजीली उसका कर सकें, सोल्व कर सकें। तो वो क्या होता है, हमारे पास स्मॉल सैंपल साइज होता है। फोर्थ हमारे पास है थीमेटिक एनालिसिस। अब एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर डाटा इज एनालाइज टू आइडेंटिफाई थीम्स, पैटर्न एंड मीनिंग्स, ठीक है। हम जो भी एनालिसिस करते हैं उसका मकसद यही होता है ना कि अच्छी तरह से हम उसके पैटर्न्स को समझ सकें, हमें उसका मतलब समझ में आ जाए कि हमने जो अपनी रिसर्च की है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, फाइनली हमारे पास एनालाइजिंग रिजल्ट्स आ चुके हैं। उससे हमें पता चलता है कि जो हमने अपने रिस्क फैक्टर देखे हैं या हमारे जो पैटर्न्स आए थे उसके एंड उसके मीनिंग्स को हम अगर चेक कर रहे होते हैं, तो एनालाइजिंग के अंदर हम इसी चीज को चेक कर रहे होते हैं। फिफ्थ हमारे पास है कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। क्वालिटेटिव रिसर्च सीक्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड न्यूएंसेस ऑफ द रिसर्च फिनोमिना, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, ठीक है, वो सीक्स टू अंडरस्टैंड करता है कि हमारे कॉन्टेक्स्ट को, कि हमारा कॉन्टेक्स्ट किस तरह का है, ठीक है। और हमारा जो रिसर्च के फिनोमिना या जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स के, उस रिसर्च के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसको समझना, ठीक है। जब तक आप उसको अच्छे से समझेंगे नहीं, आप उसकी कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन, आप उसकी ओपिनियन नहीं बता सकते हैं। आपने पूरा रिसर्च बना लिया, आपने एनालाइज कर लिया, आपने मेथड्स लगाकर जिस तरह मर्जी आपने अपना रिसर्च पेपर बताया है। अब आपने अपना रिसर्च पेपर बना लिया, आपकी रिसर्च हो चुकी है, पूरी रेडी है रिसर्च, ठीक है। आप किसी को दिखाने के लिए गए हैं, अगर वो आपसे छोटा सा इंटरव्यू ले ले, आपकी रिसर्च के हवाले से पूछ ले कि आपने जो रिसर्च बनाई है इसका कंक्लूजन क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, आपने क्यों बनाई है, और जब आपको बताना ही ना है, आपको अंडरस्टैंडिंग ही ना हो, आपको तब तक अंडरस्टैंडिंग थी जब तक आपने मेथड्स वगैरह लगाए हैं, आपने सारा काम किया है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब आपने डाटा को एनालाइज कर लिया, आपके पास रिजल्ट्स आ चुके हैं, उसके बाद आपको समझ ही नहीं है कि हमने जो रिजल्ट आए हैं वो किस ओपिनियन से आए हैं। आगे जो हमने आया, जो हमने अपने इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे उसके रेफरेंस से आए हैं, या जो मैंने डिफरेंट सर्वेस करके मैंने डाटा लिया है उसके अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो इसके लिए आपको खुद से ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, अपने रिसर्च फिनोमिना को, उसके रिजल्ट्स को अच्छी तरह से स्टडी करना होता है कि कहाँ कहाँ से रिजल्ट आए हैं और कौन से बेस्ट हैं, या किस में थोड़ा सा एरर आ रहा है उसको सही किया जाए, ताकि बाद में एरर के चांसेस ना हो। तो उसके लिए आपको अच्छे से स्टडी करना होता है। आज तक का हम आज हमारी टॉपिक यहीं तक था कि हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी को और उसके अलावा उसकी रिसर्च मेथोडोलॉजीज को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के अंदर हम किस तरह से यूज करते हैं, ये देखना था। एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाना था। बाकी जिसका थर्ड टॉपिक है वो है रिसर्च प्रॉब्लम का, वो इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे। आपको आज के हवाले से कोई लेक्चर के हवाले से कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लें। इसमारी, आप यहाँ मौजूद हैं, आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया?
यस मैम, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। बस ये था कि वो हमारे जो न्यूमेरिकल है ना, वो थोड़ा आप क्लियर करवा देती, रिवाइज करवा देती। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो आपका रिसर्च का टॉपिक चल रहा है ना, वो कंप्लीट थ्योरी बेस है। ठीक है, हाँ उसमें तो जी। न्यूमेरिकल है नहीं। जो बायोस्टैट्स हमारा टॉपिक था ना, फर्स्ट फोर हमारे जो चैप्टर्स थे, वो हमारे न्यूमेरिकल्स के थे, जो जिसके अंदर सेंटर टेंडेंसी था, डिस्पर्शन था, उसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। और वो मैं करवा भी चुकी हूँ। उसके अलावा मैं ग्रुप में उसके लेक्चर भी डिलीवर करती रह गई थी। उसके अलावा अभी जो यहाँ हमारे दो चैप्टर रह गए हैं ना, ये ऑलमोस्ट एक हफ्ते में या 1.5 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैंने दोबारा रिवीजन पे ही आना है इंशाल्लाह। फिर आप क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि जो रिवीजन होती है ना, उसके अंदर आपके पॉइंट्स, मेरे पॉइंट्स, आपके क्लास फेलोज के पॉइंट्स, वो सारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। हाँ जी मैम, हो तो जाते हैं क्लियर, लेकिन मैं ना वो जो थ्योरी तो आ जाती है समझ एक दफा बताने से, लेकिन जो मैम वो न्यूमेरिकल होते हैं ना, वो नहीं समझ आते। वो बार बार करने पड़ते, जैसे मैथ करते हैं बार बार, तो वो जैसे काई स्क्वायर हो गया, वो स्पेशली इस तरह जो न्यूमेरिकल है ना सारे, वो नहीं समझ आते। मीन मीडियम में उस दिन देख रही थी, मुझे समझ नहीं लगी। मैंने यूट्यूब से देखा, मुझे फिर भी नहीं समझ लगी। वो इतना लेंथी कर रहे थे ना, बहुत सारे फॉर्मूलाज लगाए जा रहे थे बस। अच्छा ठीक है। अच्छा, कल ऐसा करते हैं कि आप डेली क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, मेरा जो आपको मैंने नेक्स्ट लेक्चर देना होता है ना, वो तकरीबन तकरीबन 15 to 20 मिनट्स का, मैं ज़्यादा अपलोड नहीं करती, क्योंकि मुझे लिटरली पता है कि कोई नहीं सुनता है। ठीक है, तो वो मैं अपलोड करके उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा करना, कल इंशाल्लाह मैं आपको वो न्यूमेरिकल जो आप कह रही हैं, मैं आपको सेंट्रल डिटेल से मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है। हाँ जी मैम, ज्यादातर क्लास इसलिए नहीं अटेंड हो पाती, ये लाइव होती है तो रिकॉर्डिंग सुन लेते होते हैं, क्योंकि ये इस टाइम पे ड्यूटी से आना होता है या नाइट पे जाना होता है, या हाँ जी, इवनिंग ऐसे ही होती है है। या नाइट होती है, नहीं तो नहीं, फिर इसलिए देखिए प्रॉब्लम ना, होती है। अच्छा आप, मैं भी आपकी मेरे पास पहले भी 3-4 स्टूडेंट्स आई हैं, उनकी क्लास लेती रह गई हैं। मैं इस इश्यू को समझती हूँ, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन देखिए, आप ये सुनते भी नहीं है ना रिकॉर्डिंग, मैं अपलोड करती हूँ, मैं यूट्यूब पे व्यूज चेक कर रही होती हूँ कि आया स्टूडेंट्स ने लेक्चर सुना भी है, तो वहाँ पे यही आ रहा होता है, नो व्यूज, मतलब किसी ने लिंक को ओपन भी नहीं किया, और खाली वो यूट्यूब पे जाके उन्होंने देखा, सीन ही तक नहीं किया। तो ये फिर थोड़ा सा होता है, लेकिन चले कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपका इतना लेंथी पेपर आता है, क्योंकि मैम ने मुझे कहा था कि आपका एक शॉर्ट पेपर आता है बायोस्टैट्स का, उस हवाले से आपने तैयारी करनी है। तो बाकी कल इंशाल्लाह मेन मीडियन मोड का मैं आपको क्लियरली बता दूंगी, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी वर्ड में बताऊंगी। और इवन कि मैंने लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, और मैंने पीपीटीज भी बनाई हुई हैं सेंटेंस एनालिसिस की, बहुत इजी वर्डिंग की हुई है। आप एक दफ़ा पढ़ेंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैं इंशाल्लाह मजीद कल क्लियर कर दूंगी। हाँ जी मैम, ठीक है मैम। ये नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है ना, हाइपोथेसिस वो भी थोड़ा समझा दिएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैं अभी ये बता देती हूँ आपको। मैं मेरी यहाँ पे ना रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ। ओके मैम।